अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी कि नहीं आ रही? बच्चों आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने मैस वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और उससे पहले हम लोगों ने कवर किया था टाइम डायलेशन का आर्टिकल। उससे पहले हमने पढ़ी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो आई होप सो कि ये सारी बातें आपको याद होंगी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। अब हम आगे चलते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था या सबसे ज्यादा बड़ा काम था जिसके ऊपर उनको दुनिया पूरी में पहचाना गया और जाना गया, वो था एल्बर्ट आइंस्टाइन का एनर्जी मैथ्स रिलेशन के ऊपर काम। यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैथ्स एनर्जी का रिलेशनशिप असल में बनाया था और समझाया था दुनिया को। इस बात का मतलब क्या है वो मैं भी आपको समझाऊंगा 2 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन अभी के लिए जरा आप फोकस करें। तो अब जो है वो हमारे पास हमारे सामने है द मैस एनर्जी रिलेशनशिप ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो दूसरी चीज जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें जनरल सॉरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद बताई वो थी मैस एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप कहता क्या है, जरा तवज्जो से देखिएगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये कि मैस एनर्जी का रिलेशनशिप आखिरकार था क्या आपस में। तो बात करते हैं हम इसके ऊपर। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा क्या था मैस एनर्जी का रिलेशनशिप। बेटे मैस एनर्जी का रिलेशनशिप ये आपने पढ़ा है नाइन्थ क्लास में भी, E इक्वल्स टू एम सी का स्क्वायर। जहां पर E बेसिकली आपके पास एनर्जी को शो करता है। E इज बेसिकली एनर्जी। M यहां पर आप सारे जानते हैं मैस को शो करता है, मैस को रिप्रेजेंट करता है। और C बेसिकली यहां पर है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 × 10⁻⁸ वैक्यूम में। दूसरे मीडियम में जाएंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगी। तो बहरहाल ये आपके पास मैस एनर्जी रिलेशनशिप है, E इक्वल्स टू एम सी का स्क्वायर। अब ये एनर्जी का रिलेशनशिप कहते क्या है, कहता क्या है? वो कहता ये है कि आपके पास आप किसी भी बॉडी की एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मैस में, और किसी भी बॉडी के मैस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। यानी कि एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है मैस में। मैं रिपीट कर देता हूं, एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है मैस में और मैस को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी। यानी कि एनर्जी और मैस दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैस एंड एनर्जी है तो डिफरेंट फॉर्म्स, मैस और एनर्जी है डिफरेंट लेकिन इंटर कन्वर्टिबल हैं। तो ये एनर्जी मैस रिलेशनशिप का जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि मैस एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। जो मैस और एनर्जी है वो है तो डिफरेंट लेकिन वो इंटर कन्वर्टेबल है। इस बात का मतलब ये है कि आप एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दूंगा इसकी एक आसान एग्जांपल और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके टेक्निकल
एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। जी शफक बेटे, मैं यही आपको एक्सप्लेन करने लगा। लेट से आपके पास एक एप्पल है। मैं यहाँ पर अब हल्का सा ड्रॉ भी करूंगा, लेकिन फिर मैं रेस कर दूंगा क्योंकि ये एक इमेजिनरी एग्जांपल है। तो लेट्स से कि यहाँ पर आपके पास एक एप्पल है। लेट्स से दिस इज एन एप्पल। एप्पल का क्या होता है? मैस। एप्पल का मैस होता है ना। एप्पल का वजन होता है कि नहीं होता? तो लेट्स से कि ये आपके पास एक एप्पल है। एप्पल का मैस है। आपने इस एप्पल को खा लिया। जब आप इस एप्पल को खाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो मैस किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो यही बात तो मैंने यहां पर की है, एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? मैस में। इसकी एक और एग्जांपल लें आप। लेट से आपके पास लकड़ियां हैं, वुड्स। आपने इनको जलाया। कंबस्ट। कंबस्ट कहते हैं जलाने को। आपने इनको जलाया। ये कन्वर्ट होगी हीट में। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। फिर देखें, वुड्स का तो मैस होता है। अब देखें मैस किस में कन्वर्ट हो गया है? एनर्जी में। इसका मतलब है कि मैस को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनर्जी में। अब एनर्जी को मैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, आपने एप्पल खाया जो कि मैस था, वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। अब आप बहुत सारे एप्पल खाएंगे तो आपकी बॉडी ग्रो करेगी, आपके मसल्स बनेंगे, और मसल्स फिर से क्या रखते हैं? मैस। यानी कि आप एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक आसान एग्जांपल थी इस बात को समझने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो लेट्स से कि आपके पास एक एप्पल है। एप्पल एक होता है मैस, एप्पल के पास मैस होता है। आपने वो एप्पल खाया तो आपको क्या मिल जाएगी? एनर्जी। यानी कि मैस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो पहला स्टेप हो गया कि दैट वी हैव कन्वर्टेड मैस इनटू एनर्जी। अच्छा, अब आप क्या करें? बहुत सारे एप्पल खाएं। जब आप बहुत सारे एप्पल खाएंगे तो मैस एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लेकिन जब आपको एनर्जी मिलेगी तो उससे आपकी बॉडी ग्रो करेगी, मसल्स बनेंगे, और वो एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर हम रियल एग्जांपल्स की बात करें, रियल रियल एग्जांपल्स, ये तो मैंने एक थ्योरेटिकल बात की है ना आपको। अगर हम रियल एग्जांपल्स की बात करें कि वो कौन से हालात हैं जिसमें जो मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा, इसकी अगर हमने सबसे अच्छी और सबसे रियल एग्जांपल लेनी है तो बेटा वो है एटॉमिक बॉम्ब। जब आप एटॉमिक बॉम्ब चला रहे होते हैं ना, तो आपका मैस किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? एनर्जी में। तो एटॉमिक बॉम्ब में होता क्या है? एटॉमिक बॉम्ब में होता यह है कि आपके पास एक यूरेनियम होता है। लेट से यूरेनियम 235 है आपके पास, और ये आगे से अपने अंदर से क्या निकाल रहा होता है? एनर्जी निकाल रहा होता है। तो देखें कि यहां पर जो मैस है आपके पास वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? एनर्जी के अंदर। तो पहली एग्जांपल यानी कि मैस की एनर्जी में कन्वर्जन की वो आपके सामने है, और वो है एटॉमिक बॉम्ब। कि जब आप मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली वो एटॉमिक बॉम्ब के तौर पर काम करती है, जिसमें यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। अच्छा, ऑपोजिट पे चलते हैं। ऑपोजिट का मतलब क्या है? ऑपोजिट का मतलब ये है कि एनर्जी को मैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये वाला फिनोमिनन हमने इस चैप्टर में पढ़ना है आगे जाके, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूं। बेटा, जब आपने एनर्जी को मैस में कन्वर्ट करना होता है ना, तो बेसिकली उस प्रोसेस का नाम होता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में करते क्या है? आप मैस को एनर्जी में कन्वर्ट, सॉरी, एनर्जी को मैस में कन्वर्ट करते हैं। पहले हमने देखा कि मैस से एनर्जी कैसे बनानी है। अब हम देखेंगे कि एनर्जी से मैस कैसे बनाना है, और उसका नाम होता है पेयर प्रोडक्शन। अब ये कैसे होती है जरा देखें। यहां पर होता ये है कि आपके पास दो अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन आकर टकराते हैं। तो लेट से कि एक आपके पास फोटोन ये है विद एन एनर्जी गैमा, और दूसरा फोटोन आपके पास ये है विद एन एनर्जी गैमा। अब जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो होता ये है कि इन दोनों से निकलती हैं पार्टिकल्स। तो एक पार्टिकल आपका इधर को निकलता है, दैट इज ई नेगेटिव। ई नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है, तो देखें एनर्जी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? मैस में। और एक पार्टिकल आपका इधर को निकलता है, दैट इज ई पॉजिटिव। और ये ई पॉजिटिव होता है पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। याद रखिएगा, यहां प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में फर्क है। तो प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन क्या है बेसिकली? ये पॉजिट्रॉन बेसिकली एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का।
एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये बेसिकली एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, एंटी मैटर है। ये होता क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं आपके साथ उसका ना लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो देख लीजिएगा। तो अगर आपने एनर्जी को मैस में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली आप एयर प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें आप देखें कि ये आपके पास दो एनर्जी की वेव्स आपस में मिली और पार्टिकल्स बन गए, तो इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो आपने यहां पर ये देखा कि ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का मैस एनर्जी का रिलेशनशिप है, बेसिकली ये काम किस तरह से करता है। तो आई होप सो कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी कि ये जो मैस एनर्जी रिलेशनशिप है ये एक रियलिटी है, ये रियलिटी में काम करता है। आप मैस से एनर्जी बना सकते हैं और एनर्जी से क्या बना सकते हैं, मैस बना सकते हैं। दोनों बातें मैंने आपके सामने रखी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब अक्सर लोग ना यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं, अक्सर बच्चे, और मिस्टेक वो ये करते हैं कि एनर्जी मैस में तब कन्वर्ट होती है जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। वो इस फार्मूले से ये चीज समझ जाते हैं, यानी कि फार्मूला है आपके पास E = mc का स्क्वायर। तो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं अच्छा एनर्जी मैस में तब कन्वर्ट होती है जब कोई बॉडी किससे ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, ये फार्मूला रेस्ट के लिए है। ये फार्मूला किसके लिए है, रेस्ट के लिए। यानी E = mc², ये फार्मूला ही बेसिकली किसके लिए बनाया गया, ये फार्मूला ही बेसिकली रेस्ट के लिए बनाया गया। अगर मैं पूरा फार्मूला लिखूं ना आपको, आपके लिए, तो मैं ये कहूंगा कि E = mc² इज नॉट कंप्लीट स्टोरी। E = mc² कंप्लीट स्टोरी नहीं है, बल्कि कंप्लीट स्टोरी क्या है, वो है जी E = mc² C4 + p² समझ आती है बात कि नहीं आती? एक मिनट दीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि E = mc² कंप्लीट स्टोरी नहीं है, ये आधी इक्वेशन है। जबकि पूरी इक्वेशन आपके पास कौन है, पूरी इक्वेशन आपके पास m²c4 और p²c², जहां p यहां पर है मोमेंटम, p यहां पर क्या है, मोमेंटम। अब जरा गौर कीजिएगा, वो जो मिसकंसेप्शन अक्सर लोग फैला रहे होते हैं ना कि एनर्जी मैस में तब कन्वर्ट होती है जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, ये मिसकंसेप्शन गलत क्यों है, मैं वो बताने की बात कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। बच्चे अक्सर क्या सोचते हैं, या कुछ टीचर्स भी ये सोचते हैं कि E = mc² का मतलब ये है कि एनर्जी मैस में तब कन्वर्ट होती है जब कोई बॉडी किससे ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से। समझ आई बात, मिसकंसेप्शन समझ में आई है कि लोग क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि एनर्जी मैस में तब कन्वर्ट होती है जब कोई चीज किससे ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से। अच्छा, अब यहां कंप्लीट स्टोरी देखें। कंप्लीट इक्वेशन आपके पास E = mc² नहीं है, ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। यहां पर जो कंप्लीट सर हाफ, ये हाफ क्यों लिखते हैं, मैं वही बताने लगा हूं, मैं वही आपको बताने लगा हूं कि हाफ क्यों लिखते हैं। अच्छा, अब ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है, बल्कि कंप्लीट स्टोरी ये है। अब मैं बताता हूं कि हाफ क्यों लिखते हैं। अब जरा देखिएगा कि हम इसको हाफ लिखते क्यों हैं। बेटा देखें, जब आपका पार्टिकल रेस्ट पे होगा, कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे होगा, व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, जब कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो क्या होगा कि उसका मोमेंटम जीरो होगा। ये तो क्लियर है ना, अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे हो तो उसका मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, जरा देखें, मोमेंटम होता है मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी।
अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो मैस इंटू जीरो, मोमेंटम भी जीरो। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली जीरो होता है। ये बात तो क्लियर है ना। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम जीरो होता है, ये तो तयशुदा बात है, सिंपल सी बात है, याद रखनी है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स मोमेंटम इज जीरो। एक तो इधर डब्बा नहीं बनता ठीक से। अरे तंगेज बात नहीं है। देखो, अच्छा अब अगर पार्टिकल आपका रेस्ट पे है, उसका मोमेंटम जीरो है, तो अगर मोमेंटम जीरो है तो भाईजान ये वाला पूरा फैक्टर पी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। अगर मोमेंटम जीरो हुआ तो ये वाला सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाना है, जीरो। तो एनर्जी किसके बराबर आएगी, एनर्जी आपकी आएगी एम स्क्वायर सी फोर के। तो अगर पार्टिकल आपका रेस्ट पे है तो ये इक्वेशन बनेगी एनर्जी इज इक्वल टू एम स्क्वेयर सी फोर। और आप इसका स्क्वायर ले लो, यहाँ ई स्क्वायर है सॉरी, ठीक है, यहाँ ई स्क्वायर। तो आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लोगे जब, तो ये ई बन जाएगा आपके पास एम सी का स्क्वायर। इस तरह से आप लिखते हैं पूरी फॉर्म। बात समझ आई कि नहीं आई। तो वो जो फुल फॉर्म है ना, वो बेसिकली तब है जब पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है। लेकिन E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर आता ही तब है जब पार्टिकल कहाँ पर होता है, रेस्ट पे। यानी कि वो जो मिसकॉन्सेप्शन थी ना कि एनर्जी मैस में ये देखें बेटा, ये E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर लिखा जाता है लेकिन असल में ये नहीं है लिखा। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर जाता है लेकिन असल में नहीं है। असल में है ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी फोर प्लस बी स्क्वायर। ई पे स्क्वायर कहाँ से आया, ये इक्वेशन में है बेटा। जब आप इक्वेशन इसकी डिराइव करेंगे ना, वहीं पर है इसका ये स्क्वायर ई के ऊपर। ई के ऊपर स्क्वायर ये देखो यहाँ पर है। जब आप इसकी प्रॉपर इक्वेशन डेरिवेशन के साथ करेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि वो स्क्वायर कहाँ से आया है। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर कंप्लीट स्टोरी नहीं है, बल्कि जो पूरी इक्वेशन है वो है ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगर आप स्क्वायर नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे कर लें, चले मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ठहर जी, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको ऐसे कर लें, आप कर लें E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां फिर आ जाएगा E इक्वल्स टू एम सी का स्क्वायर। ये बेसिकली आपके पास आया। ये तो यहां से पता चला कि E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का फार्मूला बना कैसे है। तो वो फार्मूला बेसिकली बना है ऐसे है। समझ आई कि नहीं आई। तो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का फार्मूला हम हाफ लिखते क्यों है, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपका पार्टिकल कौन सी हालत में होता है, रेस्ट की हालत में होता है। तो अगर आपका पार्टिकल रेस्ट की हालत में होगा उसका मोमेंटम जीरो होगा। और जब उसका मोमेंटम जीरो होगा तो फिर आपके पास E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर ही बनेगा। सर ये वाला फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट के लिए है, ई स्क्वायर वाला नहीं बेटा। नहीं 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 नहीं, ये वो फार्मूला है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, ये वाला E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर वो फार्मूला है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। और कंप्लीट फार्मूला जो था ये रेस्ट का ही है। और अगर रेस्ट में ना हो तो हाँ, तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, रुको जरा, इधर देखो, इधर देखो। अगर आपकी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फार्मूला निकाला था ना, वो ये था E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वो फार्मूला था जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने निकाला था, ये वाला। दिस फार्मूला वाज गिवन बाय प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब इसमें अगर हम मान लें कि पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है, अगर हम ये इमेजिन कर लें कि हमारा पार्टिकल रेस्ट पे है, पार्टिकल एट रेस्ट, तो इस इक्वेशन को हमें बदलना पड़ेगा।
अगर पार्टिकल रेस्ट पे हुआ तो वहां पर मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर आपके पास आएगा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वायर की जगह आ जाएगा जीरो का स्क्वायर, फिर आएगा सी का स्क्वायर। तो ये वाला सारा फैक्टर क्या बन जाएगा, ये वाला सारा फैक्टर जीरो बन जाएगा। तो आपके पास एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी एम सी स्क्वायर के बराबर। और ये वो फार्मूला है जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, मैं बताता हूं, ये देखो टॉप पर, ये यहां पर, ये वाला फार्मूला, ये वो फार्मूला है जो भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और अगर आपका पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, तो लेट्स से कि पार्टिकल इज नॉट एट रेस्ट, पार्टिकल नॉट एट रेस्ट, तो फिर आप इस फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ये फार्मूला एज इट इज लगेगा। ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज लगेगी। बात समझ आई अब कि नहीं आई। अब ये वाला फार्मूला यहां पर हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सर नोट एट द रेस्ट एंड आल्सो नोट एट द स्पीड ऑफ लाइट, देन भी यही वाला फार्मूला लगेगा, तब भी यही वाला फार्मूला लगेगा, तब भी यही फार्मूला लगेगा। इफ नॉट एट रेस्ट, किसी भी रफ्तार पे हो, बेशक स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार पे भी क्यों ना हो, तो यही वाला फार्मूला लगेगा। अच्छा ये तो स्क्रीनशॉट लेने वाली चीज नहीं है ना, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया। ओके जस्ट अ मिनट। अच्छा देखें, अभी ये ऊपर वाला जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम मुझे बताएं शाबाश जल्दी से। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा ठीक है, चलें। अब जरा देखें बात को, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3। ओके अच्छा अब जरा देखें, अब यहां हमारे पास हमने निकालनी है रेस्ट मैस की एनर्जी। अभी हमने क्या बोला है कि हम मैस से क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी। तो अभी हमने यही बताना है कि किसी बॉडी के रेस्ट मैस में, जिसको हम प्रॉपर मैस भी कहते हैं, उससे कितनी एनर्जी निकलती है, रेस्ट मैस से कितनी एनर्जी निकलती है। तो रेस्ट मैस से जितनी भी एनर्जी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेस्ट मैस एनर्जी। तो जरा देखें जी रेस्ट मैस से कितनी एनर्जी निकलती है, जरा फोकस कीजिएगा। बेटा याद रखिएगा कि पहली बात रेस्ट मैस एनर्जी होती क्या है, तो याद रखिएगा कि द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मैस एट रेस्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट का जो मैस रेस्ट पर है, उससे जितनी एनर्जी निकलती है उसका नाम होता है रेस्ट मैस एनर्जी, इज कॉल्ड रेस्ट मैस एनर्जी। ये ले लो। अच्छा इधर देखें, तो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मैस एट रेस्ट इज कॉल्ड रेस्ट मैस एनर्जी। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर पड़ा हो, तो उसका जो एनर्जी का इक्विवेलेंट होगा, यानी उससे जितनी एनर्जी निकलेगी, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे रेस्ट मैस एनर्जी। अब उसको आप कैसे शो करेंगे, अभी देखो हमने एनर्जी का फार्मूला निकाला है E इक्वल्स टू एम सी का स्क्वायर। एनर्जी का फार्मूला हमने क्या निकाला है, E इक्वल्स टू एम सी का स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पर भी जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी E इक्वल्स टू एम सी का स्क्वायर। अच्छा चूंकि ये रेस्ट मैस एनर्जी है, तो यहाँ मैस भी हमारा रेस्ट वाला आएगा जो कि नॉट होता है, यानी कि प्रॉपर मैस, एम नॉट यानी कि प्रॉपर मैस। तो एनर्जी के साथ भी हम छोटा सा क्या लगा देंगे, नॉट, जस्ट टू रिप्रेजेंट। तो ये बेसिकली किसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया आपके पास रेस्ट मैस एनर्जी का। तो वो है ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी का स्क्वायर। अच्छा अब ये आ गई रेस्ट मैस एनर्जी। अब जरा बात को समझें तवज्जो से, ये थी रेस्ट मैस की एनर्जी, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी एनर्जी ये होगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेट से कि अगर आपके पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है,
तो उसकी एनर्जी क्या होगी? रेस्ट मास की एनर्जी ये आ गई। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या होगी आपके पास? मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी होगी, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। अच्छा, अब आप क्या करें, आप इसको मान लें इनिशियल एनर्जी, यानी शुरू में आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, तो ये आपकी आ गई इनिशियल एनर्जी। फिर आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, तो ये कौन सी एनर्जी बन जाएगी आपकी? ये बन जाएगी फाइनल, क्योंकि यहाँ एम कौन से वाला है? रिलेटिविस्टिक वाला, नॉट वाला नहीं है, रिलेटिविस्टिक वाला है। अब अगर आपने चेंज इन एनर्जी निकालना है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो सिंपल है ना, अगर आपने किसी भी जगह चेंज निकालना है तो फाइनल में से क्या माइनस कर देते हैं आप? इनिशियल। तो आपकी यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो बनेगी एम सी का स्क्वायर माइनस एम नॉट सी का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल आपकी थी एम नॉट सी का स्क्वायर। ओके जी। यहां से सी स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो काइनेटिक एनर्जी या सिंपल एनर्जी आपकी बन जाएगी एम माइनस एम नॉट, और सी का स्क्वायर हमने यहां से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। यहां एम माइनस एम नॉट है चेंज इन मैस, यानी कि ये देखो ना, ये आपका है फाइनल मैस, दिस इज द फाइनल मैस। और ये आपका कौन सा मैस है? ये आपका इनिशियल मैस है। तो जब आप फाइनल मैस में से इनिशियल मैस माइनस करेंगे, तो बेसिकली ये आपकी क्या आ जाएगी? एनर्जी, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को सिंपली चेंज इन एनर्जी के तौर पर ट्रीट करते हैं। एनर्जी आ गया चेंज इन एनर्जी, और एम माइनस एम नॉट जो कि बेसिकली है फाइनल मैस माइनस इनिशियल मैस, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा डेल्टा एम, चेंज इन मैस। और इधर आ जाएगा सी का स्क्वायर। तो अगर आपने अब यहाँ डेल्टा एम निकालना है, तो सी स्क्वायर को उधर जाके डिवाइड कर दो, तो डेल्टा एम आ जाएगा डेल्टा ई डिवाइड बाय सी का स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं आई? ये इक्वेशन बन गई। अब यहां देखें, ये इक्वेशन ये कहती है कि सी बहुत बड़ा है। सी बहुत बड़ा है, सी इसलिए बड़ा ना, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैथ्स के अंदर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आए, मैथ्स बहुत ज्यादा बढ़े, तो आपको एनर्जी को बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इतना मैथ्स बनाना है कि जो वाजह चेंज जिसमें नजर आए, तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। मैं एक दफा फिर अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला है। मैंने ये कहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको विजिबल चेंज इन मैथ्स नजर आए, यानी ऐसा मैथ्स में चेंज आए कि आपको पता चले कि मैथ्स बदला है, फॉर अ विजिबल चेंज इन मैथ्स, यानी मैथ्स के अंदर कुछ ऐसा चेंज आ जाए जो नोटिसेबल हो, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, या अ लॉट ऑफ चेंज इन एनर्जी। अब अगर आप मैथ्स में विजिबल चेंज लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं विजिबल चेंज, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने ऑर्डिनरी देखें फिनोमिना, तो हमारे ऑर्डिनरी फिनोमिना में एनर्जी चेंज इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम एनर्जी चेंज होता है। तो अगर हम अपने ऑर्डिनरी प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ चेंज इन एनर्जी बेसिकली बहुत कम होता है, बहुत कम एनर्जी में चेंज आता है। और चूंकि एनर्जी में बहुत कम चेंज आता है, इससे मैस में भी बहुत कम चेंज आता है। तो अगर एनर्जी में चेंज कम आया तो देन देयर विल बी अ वेरी लेस चेंज इन मैस। यही वजह है कि नॉर्मल हालात में हमें अपना मैस बढ़ते हुए या कम होते हुए नजर नहीं आता। जैसे कल शफक ने मेरे से एक सवाल किया था कि मैस बढ़ेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज ट्रेवल करेगा। हाँ, अगर बहुत तेज एनर्जी चेंज होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी चेंज होगी, फिर मैस उतना ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे नॉर्मल हालात में एनर्जी का चेंज ही बहुत कम होता है, बहुत कम वैल्यू एनर्जी की चेंज होती है, तो मैथ भी बहुत कम चेंज होता है। और इतना कम चेंज होता है कि मोस्टली हम उसको नोटिस भी नहीं कर पाते। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई?
जी। फातिमा बेटे, आपको समझ में आई बात? फातिमा बेटे, समझ आई? चलें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और ये आपका आज का आर्टिकल था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं वहां पे भी समझा दूंगा आपको, ठीक है? चलें जी, ये आपका आज का लेक्चर था। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।